नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति और राहु के कॉम्बिनेशन के बारे में। बृहस्पति और राहु जिसे कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग के नाम से जाना जाता है और ये योग काफ़ी ज़्यादा अशुभ फल देने वाला कहा गया है। मगर हमें कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कुंडली के 12 ही घरों में क्या ये योग अशुभ फल ही देगा या ये योग शुभ फल भी दे सकता है। अब यहाँ पर बृहस्पति क्या है? सभी घरों के गुरु, सर्वाधिक शुभ ग्रह। और राहु देव क्या है? सभी पापी घरों में सर्वाधिक पापी ग्रह। अब सर्वाधिक पापी और सर्वाधिक शुभ ग्रह की जब कॉम्बिनेशन कुंडली में बना होगा तो किस तरह का फल देगा। अब राहु क्या है? कड़वा धुआं। और बृहस्पति को ऑक्सीजन कहा गया है। अब यहाँ पर अगर कुंडली में बृहस्पति खराब है तब ऐसे में सांस की बीमारी हो सकती है, दमा की बीमारी हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन अब एक प्योर ऑक्सीजन के अंदर जब कड़वा धुआं शामिल हो जाएगा तो किस तरह की घुटन पैदा करेगा, उसी तरह की घुटन जिंदगी के अंदर देखने को मिलती है जब ये कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति कुंडली में होता है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति और राहु के इस कॉम्बिनेशन के कुंडली के 12 ही घरों में शुभ और अशुभ हालात। यहाँ पर शुभ पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि हमें जनरली ये जानकारी है कि ये योग अशुभ फल ही देगा, पर क्या ये कुछ कंडीशन में शुभ फल भी दे सकता है और अशुभ हालात में कैसे इसके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं और कितना ये योग अशुभ फल दे सकता है। तो यहाँ पर बृहस्पति क्या है? अब यहाँ पर जनरली पहले हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, उसके बाद शुभ हालात और फिर अशुभ हालात के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? बृहस्पति प्लस राहु, शेर और हाथी की लड़ाई। अब बृहस्पति का जब टॉपिक कराया था तो बृहस्पति लगन भाव के वीडियो में जानकारी दी थी। ये जितने भी हमने 9 प्लैनेट्स के बारे में अब तक बात कर चुके हैं कॉम्बिनेशन से पहले, तो वहाँ पर जब उनके लगन भाव का हम वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर उनकी कारक चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं कि वो प्लैनेट किन चीज़ों का कारक है। क्योंकि जब वो कुंडली के अंदर अशुभ हालात में होगा तो जिन चीज़ों का कारक है उन पर बैड इम्पैक्ट देगा और जब शुभ हालात में होगा तो उन संबंधों में शुभ फल देगा। बृहस्पति जब लगन भाव की वीडियो बनाया था तो बताया था कि बृहस्पति बब्बर शेर और राहु हाथी। तो यहाँ पर क्या गया है कि शेर और हाथी की लड़ाई। अब कितनी जबरदस्त लड़ाई होगी ये इसे आप समझ लीजिए, क्योंकि ना तो हाथी कमजोर है और ना ही शेर कमजोर है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा उथल पुथल जीवन में कर देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में निश्चित तौर पर गरीब परिवार में होके तो राजा जरूर बनेगा और राजा होगा तो गरीब भी जरूर बनेगा। तो जीवन के अंदर दो रंगी स्थितियों का सामना अवश्य ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ेगा। जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य आएंगे, बेशक वो कितने करोड़पति परिवार में क्यों न पैदा हो, कितनी संपत्ति जायदाद क्यों ना हो, मगर जिंदगी में गरीबी के हालात का सामना करना पड़ेगा। और बेशक कितने गरीब हालात में क्यों न पैदा हुआ हो, एक दिन अमीर भी अवश्य बनेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? ऐसा प्राणी राजा के यहाँ जन्म लेकर फकीर और फकीर के यहाँ जन्म लेकर राजा, या जमाना में उसकी किस्मत दो रंगी जरूर होगी और तमाम मंदा जमाना एक ख्वाब की तरह होगा। यानी कि जो मंदा जमाना है वो एक ख्वाब की तरह होगा, हमेशा रहने वाला नहीं है। क्या लिखा है? जो लड़के की पैदाइश पर दूर होगा, जो लड़के की पैदाइश पर दूर होगा या 48 साल उम्र, यानी कि लड़का क्या है? केतु। तो केतु जब लड़का की पैदाइश, जब केतु एक्टिव हो जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा, तब ऐसे में इस अशुभ जो कुंडली बना हुआ है इसके अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे। जितने खराब हालात ऐसे व्यक्ति फेस कर रहा होगा लड़के की पैदाइश के बाद वो खराब हालात दूर हो जाएंगे और एक अच्छा जमाना उसे फेस करेगा। इसके साथ ही अगर लड़का नहीं होता है तो व्यक्ति की 48 साल की उम्र, जो केतु की उम्र है, 48 साल की उम्र के बाद उसके जीवन में सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। दोनों मिलकर मसनूही बुध होगा। अब यहाँ पर इस बात का अर्थ क्या है कि दोनों मिलकर मसनूही बुध होगा। ये आपको मसनूही प्लैनेट, पिछली मैं सभी वीडियोस में बार बार इस टॉपिक का जिक्र करता हूँ, ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके जो ग्रामर होती है उस ग्रामर को समझना बहुत जरूरी होता है। बिना ग्रामर को समझे आप उसी गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर जब ग्रामर के स्टार्टिंग की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, उसमें एक टॉपिक था मसनूही प्लैनेट।
अब मसनवी प्लैनेट में डिस्कस किया था कि आपका कौन से दो कॉम्बिनेशन हैं जिनसे एक नया प्लैनेट बनता है। तो वहां पर जानकारी दी थी कि बृहस्पति और राहु मिलकर बुध। अब बुध कैसा, यानी कि जिस भी कुंडली के 12 घरों में ये कॉम्बिनेशन बना होगा बृहस्पति राहु का, वहां पे आपने बुध को कंसिडर करना है, और बुध भी मंदा। यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल 12th हाउस में है तो 12th हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा, क्योंकि यहाँ पर मसनवी बुध हो गया, और मसनवी बुध 12th हाउस के अंदर बहुत ज्यादा अशुभ फल देने वाला कहा गया है। तो यहाँ पर आपने जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन होगा वहां पे बुध को कंसिडर करना है और बुध के फलों को चेक करना है। और बुध के कौन से फलों को चेक करना है, अशुभ हालात वाले। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप ये चीजें ध्यान से समझेंगे तो इनके रेमेडी भी प्रॉपर कर पाएंगे और उनके रिजल्ट को भी एनालाइज कर पाएंगे। तो जब तक आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो ना तो उनके रिजल्ट को एनालाइज कर पाएंगे और ना ही उनकी प्रॉपर रेमेडी कर पाएंगे, क्योंकि रेमेडी के अंदर कोई कमी नहीं होती। जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन में कमी नहीं है, डिपेंड करता है कि हमने ली कौन सी है, कौन सी हमें सूट कर रही है, कौन सी लेनी चाहिए थी। तो अगर वो प्रॉपर लेते हैं तो चीज़ें परफेक्टली काम करती है, 101% काम करती हैं। कई बार कुछ लोग कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं क्या रेमेडीज वर्क करती हैं, या कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि रेमेडी काम नहीं करती हैं। मेरा मानना यह है कि 101% काम करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिकली टेस्टेड की गई हैं, उसके बाद ही जानकारी आप लोगों तक शेयर की जा रही है। थ्योरेटिकल कोई भी चीज़ शेयर नहीं की जा रही है। जो चीज़ें चेक की गई, देखा गया, इतने सालों की रिसर्च के बाद वही चीज़ें आपको जानकारी दी जा रही हैं। यहाँ पर विश्वास कीजिए, चीज़ों को समझिए और करिए, निश्चित तौर पर चीज़ें ठीक होती दिखाई देंगी। अब राहु अब नीच होगा और बृहस्पति चुप मगर गुमने होगा। यहाँ पर बृहस्पति का फल तो कमजोर हो गई होगा, मगर राहु कुंडली के अंदर अब नीच हालात का होगा। और राहु कुंडली में जब नीच होगा तो काफी ज्यादा अशुभ हालात पैदा कर देता है। 42 साल उम्र तक ऐसे व्यक्ति जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करता है और बहुत ज्यादा बुरे हालात पैदा कर देता है। अब ये योग कुंडली के अंदर अगर 1 से लेकर 7 से लेकर 12वें घर तक में हो, यानी कि दोनों 7 से 12 में हो, तो जनरली क्या लिखा है, ऐसा आदमी सिर्फ दुनियावी शख्स होगा, गैबी ताकत या इबादत का मालिक न होगा। एक ऐसा व्यक्ति एक साधारण आदमी होगा, उसके अंदर किसी तरह की स्पेशलिटी नहीं होगी। दोनों 1 से 6, 1 से लेकर 6 तक के अंदर ये कॉम्बिनेशन अगर बना है तो बृहस्पति दोनों जगह का मालिक होगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या टेवे वाले को दुनियावी व गैबी दोनों ही मदद मिलती होगी। ऐसे व्यक्ति को दुनियावी और गैबी मीन्स ईश्वरीय सहायता प्राप्त होती होगी अगर ये कॉम्बिनेशन 1 से 6 में बना हुआ है और 7 से 12 में है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति एक साधारण इंसान होगा, उसे किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती होगी, ना ईश्वर से ना ही दुनिया से। अब बात करते हैं शुभ हालात के बारे में, कुंडली के 12 घरों में किस तरह के शुभ फल ये कॉम्बिनेशन दे सकता है उसके बारे में। नेक हालात में, अब नेक हालात में क्या लिखा है, ऐसा शख्स आराम या हराम की रोजी रोटी का आदी होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति को आराम से खाने की, या कह लो आप हराम की खाने की आदत होगी, यानी कि मेहनत करना नहीं जानता होगा या मेहनत करना नहीं चाहता होगा, बिना मेहनत करे ही उसे आपका चीजें मुफ्त में लेने की आदी होगा। अब यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज को समझिए कि कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली किसी भी हाउस में है तो वहां पर ये चेक करना है कि जो भी दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन कुंडली के जिस भी हाउस में है वहां पर दोनों में से कौन सा प्लैनेट किस तरह का फल देने वाला है या देता है। अब जैसे फर्स्ट हाउस लगन भाव के अंदर आपका राहु अच्छा फल भी देते हैं और खराब फल भी देते हैं, इसी के साथ बृहस्पति शुभ फल भी देते हैं और अशुभ फल भी देते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये चेक करना है कि इस घर के मालिक और कारक, अब मालिक कौन है, मंगल, और कारक कौन है, सूर्यदेव, दोनों कुंडली के अंदर किस पोजीशन में है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, लगन भाव मजबूत है, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपका शुभ फल देगा। अब किस तरह के शुभ फल देगा, ख्वाह अमीर हो या ख्वाह गरीब, मगर फैयाज और सखी जरूर होगा। फैयाज मीन्स दाता, दान करने वाला, सखी उदार। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, मगर एक दानी स्वभाव का होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा। उसको रिजक व रोटी की कभी कमी ना होगी, उसको रिजक मीन्स काम धंधे की, रोजी रोटी की कभी कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में है और साथ ही कुंडली के अंदर
इसके मालिक और कारक दोनों शुभ हालात में हैं, तो निश्चित तौर पर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर शुभ फल देगा। अब सेकंड हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन किस तरह का फल देगा। अब दूसरा घर किसका है, दूसरा घर है बृहस्पति देव का। सेकंड हाउस 2 नंबर की राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। इस घर के मालिक शुक्रदेव हैं, मगर कारक बृहस्पति देव। बृहस्पति देव का यहाँ विशेष अधिकार है। अब बृहस्पति देव सेकंड हाउस में जाकर विशेष तौर पर बलवान हो जाते हैं, तो यहाँ पर राहु तो अब चुप रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए, तो यहाँ पर राहु जो है अब शांत रहेगा। राहु किस तरह का अशुभ फल नहीं दे पाएगा, या बृहस्पति के फलों को खराब नहीं कर पाएगा। तो जब सेकंड हाउस में ये कॉम्बिनेशन होगा तब क्या लिखा है, नेकी के काम बहुत करे, गरीबों का मददगार होगा। नेकी के काम बहुत करे, गरीबों का मददगार होगा, हर तरह से दुनियावी मदद करने वाला होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है सेकंड हाउस में अगर ये बना हुआ है। थर्ड हाउस, अब तीसरा घर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति देव भी शुभ फल देते हैं और राहु भी शुभ फल देते हैं। बृहस्पति के लिए कहा गया है कि गरजता बब्बर शेर, और राहु के लिए आपका हुकूमत करने वाला, क्योंकि तीसरे घर में राहु उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है, तो यहाँ पर राहु को थर्ड हाउस में उच्च का माना है। अब तीसरे घर में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब आंख की होशियारी का मालिक जो दुश्मनों से बचाव करती रहे, बहादुर होगा। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति चालाक, होशियार, बहादुर, यानी कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और राहु की पूरी उम्र कौन सी है, 42 साल के बाद, यानी कि 42वें साल तक इस कॉम्बिनेशन का मिक्स फल प्राप्त होगा। और 42 साल की आयु के बाद ये जो कॉम्बिनेशन है बृहस्पति राहु का, ये दोनों तीसरे घर में इनके जो अपने अपने फल बताए गए हैं, जो पहले की वीडियो में राहु थर्ड हाउस और बृहस्पति थर्ड हाउस बताया गया है, उस तरह के फल देखने को मिलेंगे। यानी कि 42 साल की उम्र तक इकट्ठा फल और उसके बाद इनके अलग अलग फल देखने को मिलेंगे। मंदी हालात में केतु का उपाय। अब अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली बना हुआ है 42 साल के बाद तो इसके अलग अलग फल देखने को मिलेंगे, मगर 42 साल से पहले अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में है और किसी तरह के मंदे हालात का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर केतु की रेमेडी करके, केतु की रेमेडी आप केतु के वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे केतु की हमने सभी तरह की रेमेडी बता रखी है। तो जैसे कुत्तों को 43 दिन तक आपने दूध पिलाना, इसके अलावा धर्म स्थान में कंबल देना, तो इस तरह की जो रेमेडी वहाँ सजेस्ट की गई है, उन रेमेडीज को करके यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं या अशुभ फलों से बचा जा सकता है। फोर्थ हाउस, अब फोर्थ हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो फोर्थ हाउस किसका है, चंद्रमा का अपना पक्का घर। चंद्रमा इस घर के कारक हैं। अब चंद्रमा के घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे वैसे बृहस्पति को उच्च का माना है, मगर यहाँ पर बृहस्पति अशुभ फल तो नहीं देंगे, मगर इनके फलों में कमी अवश्य देखने को मिलेगी। और चंद्र जो है यहाँ पर अब कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे। तो यहाँ पर चंद्र का फल उम्दा, मगर बृहस्पति का कम होगा, मगर मंदा नहीं होगा, अशुभ नहीं होगा, शुभ ही होगा, मगर कम फल होगा। फिफ्थ हाउस के अंदर अगर बात करें तो हाकिम व सरदार होवे, क्योंकि फिफ्थ हाउस के अंदर राहु भी अशुभ फल नहीं देते। साथ ही यहाँ बृहस्पति के साथ हैं, सूर्य का अपना घर है, यहाँ पे बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो इसलिए कहा गया कि हाकिम और सरदार होगा, यानी कि हुकूमत करने वाला होगा। अब यहाँ पर अगर 6th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इन 4 घरों में अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो यहाँ पर इनके फलों को कंसिडर करने के लिए आपने इनके अलग अलग फलों को चेक करना है। जैसे कि अगर ये 6th हाउस में है तो आपने बृहस्पति 6th हाउस की वीडियो में जाकर बृहस्पति के फल को चेक करना है कि बृहस्पति आपका शुभ हालात में अशुभ हालात में है, और इसी के साथ राहु 6th हाउस की वीडियो में जाकर चेक करना है। तो यहाँ पर इन 4 घरों में 6th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में इनका अपना अपना फल को कंसिडर करना है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अपना अलग अलग फल देंगे। अब 7th हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है तो 7वें घर के अंदर दोनों घरों को ही शुभ नहीं माना है। ना तो 7वें घर में राहु शुभ है और ना ही बृहस्पति को शुभ माना है।
तो 7th हाउस के अंदर सबसे पहले आपको चेक करना होगा बुध की कंडीशन को, कि बुध कुंडली में कहीं भी है, अगर कहीं बैठा है तो वहाँ पर किस हालात में है। अगर बुध शुभ कंडीशन में है तो कुछ ये कॉम्बिनेशन कुछ शुभ फल दे सकता है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अशुभ फल ही देगा। तो यहाँ पर अगर बुध अच्छी कंडीशन में है, जवानी में खूब आराम पाता है, यंग एज में खूब आराम पाता है। अब यहाँ पर ये बात क्यों लिखी है, देखिए राहु खराब है, बृहस्पति खराब है, मगर दोनों को मिलकर क्या बन गया, मसनूही बुध। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहां भी ये कॉम्बिनेशन होगा वहां पे आपने बुध को चेक कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर अगर बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर ये बुध बैठा हुआ है। अब बुध 7वें घर में शुभ माना है, क्योंकि 7वें घर का कारक ग्रह बुध है, इसलिए ये बात लिखी है। अब अगर ये कॉम्बिनेशन 7वें घर में बना है, 7वें घर में बुध को कंसिडर करना है, और जो आप रियलिटी में जो बुध है वो कुंडली के 12 घरों में कहीं बैठा है, अगर वो भी शुभ हालात में है, तब ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। जवानी में खूब आराम पाता है ऐसे व्यक्ति, यंग एज में बहुत ज्यादा ऐश करता है, आराम पाता है, और पिता व ससुर, उसके पिता या ससुर में से दोनों में से कोई एक ही जिंदा देखने को मिलता है। अगर दोनों ही जिंदा हों तो निश्चित तौर पर सांस की बीमारी या दमा की बीमारी ऐसे व्यक्ति के पिता या ससुर को देखने में मिलेगी। 12th हाउस, अब 12th हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन अगर बना हुआ है तब अब 12वें घर के अंदर राहु बहुत ज्यादा अशुभ माने गए हैं, बृहस्पति को शुभ माना है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मीन राशि आती है 12 नंबर की, बृहस्पति देव की अपनी राशि है, तो बृहस्पति यहाँ शुभ फल देते हैं, मगर राहु अशुभ फल देते हैं। और वैसे भी कुंडली के 9, 5, 9, 2, 5, 9, 12 इन हाउसेस के अंदर अगर राहु देव बैठे हैं तो बृहस्पति के फलों को खराब करते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति भी साथ में है, राहु भी साथ में है, तो राहु का फल खराब, बृहस्पति का शुभ, मगर दोनों को मिला के क्या बना, बुध। अब बुध बन गया तो बुध 12th हाउस में अच्छा नहीं माना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आर्थिक हालात के लिए शुभ फल नहीं। ऐसा व्यक्ति दिमागदार अवश्य होगा, मगर उसे दिमागी किसी भी कार्य यानी कि बुध से संबंधित किसी भी कार्य से लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर करना क्या है, बृहस्पति का फल तो हमें यहाँ शुभ ही मिलेगा। अब राहु, इसका यहाँ पे फल खराब है, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन यहाँ पे अशुभ फल देगा। तो राहु के लिए हमने रेमेडी कर लेनी है। राहु के लिए, राहु 12 की क्या रेमेडी है, आपका लाल रंग के कपड़े में कुछ तकिए के शेप में सिल लीजिए, इतना बड़ा कपड़ा लीजिए, उसके अंदर सौंफ भरकर उसे सिल लीजिए, और उसे अपने सोने वाले कमरे में या तो तकिए के किनारे रख के सोइए, या कहीं भी आप हाइट पे रख सकते हैं उसे परमानेंटली, तो जिससे यहाँ पर राहु को हम कंट्रोल कर लेंगे, राहु को ठीक कर लेंगे। ये रेमेडी करने से राहु का फल ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर बृहस्पति के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो आर्थिक हालात शुभ नहीं है वो आपका ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये रेमेडी करके इन्हें ठीक कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने ये कॉम्बिनेशन की बात करी तो हमने करना क्या है कि एक तो बृहस्पति को शुभ रखना है। अब बृहस्पति को शुभ रखने के लिए क्या करना है, केसर का तिलक लगाइए, पीपल की सेवा कीजिए रोजाना, मंदिर में चने की दाल दीजिए, ब्राह्मण जो आपका वाइट बालों वाला दाढ़ी वाला बुजुर्ग ब्राह्मण है उसे आपने पीले वस्त्र इत्यादि देके उसका आशीर्वाद लीजिए। साथ ही राहु की रेमेडी क्या है, जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें आपने लाल दली हुई मसर की दाल देते रहिए हफ्ते में 1 आध बार। तो यहाँ पर राहु को आप जनरली ठीक रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कुंडली बना हो, तो ये हमने आज बात करी है शुभ हालात की, क्योंकि जनरली हमें मालूम ये है कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बहुत अशुभ हालात पैदा कर देता है। पर हमें एग्जैक्टली कई बार हम कुंडली चेक करते हैं, अरे ये बहुत शुभ योग पड़े हुए हैं, मगर व्यक्ति एक साधारण लाइफ जी रहा है, और कई बार बड़े अशुभ योग देखने को मिलते हैं और आदमी बहुत ज़्यादा अमीर है या लग्जरी लाइफ जी रहा है। तो यहाँ पर जैसे आज बात करी चंडाल योग के बारे में, गुरु चंडाल योग जिसको लेके बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा किया हुआ था, तो वो किन कंडीशन में शुभ फल दे सकता है। अब बात करेंगे अशुभ हालात के बारे में कि किस कंडीशन में ये योग अशुभ फल देगा और कितने अशुभ फल दे सकता है, इसके बारे में, और कैसे इसे ठीक रखा जा सकता है।